नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सचिन यादव और मैं आपका स्वागत करता हूं सचलक्ष्य ग्रुप के एक और चैनल सचलक्ष्य ग्रुप एकेडमिक्स में, जहां पर आपको एकेडमिक सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियोस देखने को मिलती रहती हैं। फिलहाल आज की वीडियो में हम बात करेंगे इंग्लिश का टॉपिक टेंस, और टेंस को पूरा डिटेल में समझने वाले हैं। बहुत ही ज़्यादा डिमांडिंग वीडियो ये, स्टूडेंट्स ने काफ़ी डिमांड की थी कि सर टेंस पे वीडियो बनाइए। तो मैं उससे पहले आपको ये समझाना चाहता हूँ कि ये जो वीडियोस बनेंगी टेंस के ऊपर, ये 3 तरीके से बनेंगी। पहला तो एक सिंगल यानी कि आप प्रेजेंट के इंडेफिनिट के ऊपर एक वीडियो मिलेगी आपको, फिर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के ऊपर, प्रेजेंट परफेक्ट के ऊपर, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की तरह, और इस तरीके से सो ऑन, इस तरीके से वीडियो सिंगल टेंस पे और उनके सब पार्ट्स पे बनेंगी। दूसरी जो होगी उसमें एक प्रेजेंट टेंस एक साथ बनेगा, यानी कि प्रेजेंट का इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की एक वीडियो बनेगी। पास्ट के सारे टेंसेस की, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की एक वीडियो बनेगी। ठीक है, मतलब एक ही में ये सारी वीडियोस होंगी। और इसी तरीके से फ्यूचर की एक कंबाइंड वीडियो बनेगी जिसमें फ्यूचर इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस होंगे। और थर्ड कैटेगरी जो होगी, थर्ड टाइप की जो वीडियो मैं आपके लिए बनाने वाला हूं, उसमें आपको एक मैराथन वीडियो मिलेगी जिसमें आपको बेसिकली आप कह सकते हैं कि पूरा का पूरा टेंस, चाहे वो प्रेजेंट के सारे पार्ट हो, पास्ट के सारे पार्ट हो या फ्यूचर के सारे पार्ट हो, एक साथ मिल जाएंगे, जिसको हम मास्टर वीडियो या मैराथन वीडियो बोलते हैं, जिसमें टाइम मैटर नहीं करता, एक सिंगल वीडियो में पूरा आपको टॉपिक खत्म मिलेगा टेंस का। ठीक है, और ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि कुछ स्टूडेंट सिंगल एक ही वीडियोस में सब सारा कंटेंट चाहते हैं, और कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी होते हैं जिनको जरूरत होती है कि यार हमें बाकी टेंस तो आता है लेकिन किसी पर्टिकुलर टेंस में प्रॉब्लम है, तो सर हमें वो पर्टिकुलर टेंस बता दीजिए। तो आप दोनों के अकॉर्डिंग मैं इस तरीके से टेंसेस बना रहा हूं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी, और कुछ स्पेशल तरीके से मैं आपको बताने वाला हूं टेंसेस को, बहुत ही क्लियर, आपको एकदम एक बार में समझ में आएगा। एक ही तरह के सेंटेंस को लेकर मैं सारे टेंसेस का मैं यूज करके बनाने वाला हूं, ताकि आपको कंपेरिजन करना ईजी हो और चीज़ों को समझना आसान हो। बट उसके लिए आपको वीडियो एंड तक देखनी पड़ेगी। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले आप यहां पर देखिए, टेंस जो है उसका मतलब होता है काल। ठीक है, यानी समय। तो बोला देयर आर 3 टाइप ऑफ टेंसेस, 3 तरह के टेंसेस हैं हमारे पास। ठीक है, मेनली अगर हम बात करें तो प्रेजेंट टेंस है जिसको वर्तमान काल कहते हैं, यानी कि जो समय चल रहा है। पास्ट टेंस यानी कि भूतकाल, जो बीत गया समय। ठीक है, और फ्यूचर टेंस यानी कि भविष्य काल, यानी जो समय अभी आने वाला है। तो ये 3 तरह के मेन टेंसेस हैं, लेकिन इनकी सब कैटेगरीज भी है स्टूडेंट। इनको और अच्छी तरीके से समझने के लिए हमने फर्दर इसको डिवाइड कर रखा है। तो पहली कैटेगरी जो है उसमें लिखा है, पहले तो आप इस लाइन को पढ़ लीजिए, लिखा है टेंसेस आर फर्दर डिवाइडेड इनटू 4 सब कैटेगरीज। तो 4 सब कैटेगरीज में क्यों बांटा गया मैंने आपको बताया, और अच्छी तरीके से समझने के लिए आप टेंसेस को 4 सब कैटेगरीज में बांट सकते हैं। ठीक है, तो पहली कैटेगरी जो है वो है इंडेफिनिट, दूसरी है कॉन्टिन्यूअस, तीसरा परफेक्ट और चौथा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। यानी इसमें से जितने भी आपने मेन टेंसेस पढ़े हैं ऊपर, उन सबको हम 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं प्रेजेंट की ही बात करूं तो प्रेजेंट का इंडेफिनिट, प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, 4 टेंसेस ये बन गए। फिर पास्ट का इंडेफिनिट, पास्ट का कॉन्टिन्यूअस, पास्ट का परफेक्ट और पास्ट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, 4 टेंसेस ये भी बन गए। इसी तरीके से फ्यूचर का इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस भी एक टेंसेस का एग्जांपल हो गया। तो आप इस तरीके से कह सकते हैं कि 4 इसके बन जाएंगे, 4 इसके, 4 इसके। या यूं कह लीजिए कि 11th में एक चैप्टर होता है, ठीक है, उसका नाम है फंडामेंटल प्रिंसिपल। वैसे चैप्टर का नाम तो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन है, बट उसमें जो रूल यूज होगा जिसके बेसिस पे मैं आपको समझाने वाला हूं, उस रूल का नाम है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। वो रूल क्या बोलता है, थोड़ा सा आपको वो पहले मैं समझाना चाहूंगा, उसके बाद मैं आगे बढ़ना चाहूंगा। वो रूल आपको ये कहता है कि अगर कोई एक चीज आपको m तरीके से कर सकते हो आप, ठीक है, और कोई दूसरी चीज आप n तरीके से कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आप एक टी शर्ट 3 तरीके से पहन सकते हो, यानी 3 टी शर्ट है तो 3 तरीके से अलग अलग दिन आप पहन सकते हो। और दूसरा आपके पास एक जीन्स है, ठीक है, जिसको आप 4 दिन अलग अलग से पहन सकते हो, क्योंकि 4 जींसेज हैं आपके पास। तो आप दोनों को अगर आप देखना चाहते हो कि कंबाइन करके कितने कॉम्बिनेशंस बना सकते हो, तो उसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा कि जितनी टी शर्ट के नंबर ऑफ वे हैं और जितने जीन्स के नंबर ऑफ वे हैं, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि m इंटू n आपके टोटल नंबर ऑफ वे हो जाएंगे। तो उसी तरीके से मैं आपको बोलूँ कि मेन आपके पास 3 तरह के टेंसेज हैं, ठीक है, और 4 उनके सब पार्ट है, तो टोटल आपके पास 12 टेंसेज बनने को मिलेंगे। ठीक है ना, तो ये यहां तक की बात है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आप इसको नोट कीजिए, तब तक मैं आपको आगे बताता हूं। तो स्टूडेंट्स अब थोड़ा सा बोर्ड पर सामने देखिएगा। देखिए टेंस जो है वो बेसिकली एक तरह के वाक्य ही होते हैं। ठीक है, तो हमको टेंस को समझने से पहले ये समझना पड़ेगा कि वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपके वाक्य के प्रकार बता रहा हूँ। ठीक है, आपके सामने कुछ वाक्य के प्रकार हैं, उनको एक एक करके मैं आपको समझा रहा हूँ। इसके बाद हम वाक्यों में प्रयोग होने वाले चीज़ों को समझेंगे कि यानी क्या क्या ऐसे फैक्टर्स हैं जो वाक्यों को इफेक्ट करते हैं। ठीक है, यानी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो वाक्यों में प्रयोग होती हैं, वो समझेंगे, देन जाके हम टेंसेस को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखिए यहाँ पर टाइप ऑफ सेंटेंसेस दे रखे हैं आपके आगे, वाक्यों के प्रकार। पहला प्रकार जो दे रखा है वो है अफर्मेटिव, यानी वाक्यों का एक टाइप है अफर्मेटिव, जिसको सकारात्मक बोलते हैं, यानी जिनमें सीधे सीधे वाक्य होते हैं। मैंने एग्जांपल के लिए आपके सामने एक ही वाक्य को अलग अलग तरीके से लिख रखा है, ताकि आप उनको एक कंपैरिजन करके अच्छी तरीके से समझ भी पाए कि वाक्यों में क्या प्रकारों के आधार पर क्या अंतर होता है। तो पहला जो अफर्मेटिव टाइप का, सकारात्मक टाइप का जो वाक्य है, सेंटेंस है, वो है राम बाजार जाता है। ठीक है,
अगर हम इसी को नेगेटिव में कन्वर्ट करते हैं या इसी का नेगेटिव लिखते हैं तो उसमें नकारात्मकता यानी कि नहीं वर्ड आ जाता है, तो राम बाजार नहीं जाता है। ठीक है, राम बाजार जाता है अफर्मेटिव हो गया सकारात्मक, और राम बाजार नहीं जाता है ये क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। फिर है इंट्रोगेटिव, कहते हैं ना पुलिस वाले कि हम आपसे इंटरोगेशन करना चाहते हैं, यानी हम आपसे प्रश्न पूछना चाहते हैं। तो इंट्रोगेटिव वाक्य ऐसे होते हैं जिनमें प्रश्न पूछा जाता है, तो इनको प्रश्नवाचक सेंटेंस यानी कि वाक्य बोला जाता है। तो इसमें पूछा जाएगा जैसे क्या राम बाजार जाता है, क्या राम बाजार जाता है। इसके बाद इंट्रोगेटिव नेगेटिव, यानी प्रश्न तो पूछा जाएगा लेकिन नकारात्मक के भाव से, नकारात्मकता के भाव से, यानी प्रश्न पूछा जाएगा लेकिन उसमें एक नहीं का फैक्टर भी होगा। फॉर एग्जांपल अगर आप यहां पर देखें तो क्या राम बाजार नहीं जाता है, प्रश्न पूछा जा रहा है लेकिन नकारात्मकता का भाव है कि क्या राम बाजार नहीं जाता है। ठीक है, इस तरह की चीजें। फिर इसको हम प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य बोल सकते हैं, इंट्रोगेटिव नेगेटिव को। फिर आपके पास दो कैटेगरी और होती है वाक्यों की, जिसको हम WH फैमिली के वाक्य बोलते हैं। हालांकि ये निकले इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव से ही हैं, लेकिन इनमें WH का फैक्टर आ जाता है। अभी WH फैमिली क्या होती है ये आपको मैं अभी थोड़ी देर बाद समझाऊंगा, लेकिन फिलहाल के लिए आप इतना समझ लो कि WH फैमिली वो होती है जिनमें जो सेंटेंसेज या जो वाक्य जिनमें WH का फैक्टर होता है, WH से प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे वाई में WH आ गया, व्हेन, हाउ, वेयर, इन सब में WH से स्टार्ट हो रहा है, कहीं ना कहीं इन शब्दों के बीच में WH आ रहा है जो क्वेश्चन के रूप में पुट हो रहा है। फॉर एग्जांपल वाई लिखते हैं, ठीक है, तो वाई में WH आता है। जैसे हम अगर वाई लिखें कहीं पे तो वाई के अंदर WH आता है। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें, मैं वाई लिखूं या वैन लिखूं तो इसमें WH आता है। ठीक है, तो ये WH एक क्वेश्चन मार्क का काम करता है। क्यों? क्योंकि ये कहीं ना कहीं अपने आप में एक प्रश्न है। तो WH फैमिली के भी इंट्रोगेटिव होते हैं। ठीक है, WH फैमिली इंट्रोगेटिव यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य तो होते हैं लेकिन साथ में WH फैमिली के होते हैं ये। ठीक है, तो WH फैमिली के इंट्रोगेटिव, जिसमें राम बाजार क्यों जाता है, क्यों ये जो है ये WH फैमिली का एक मेंबर है, दैट इज वाई इसको हम WH फैमिली के इंट्रोगेटिव बोल रहे हैं। फिर WH फैमिली के इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस जैसे राम बाजार क्यों नहीं जाता है। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप मैं क्या बोल रहा हूँ। मतलब WH फैमिली जो होती है एक तरीके से कुछ ग्रुप है वर्ड्स का जिसमें WH से स्टार्ट होने वाले क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस बनते हैं। जैसे WH से स्टार्ट होता है वाई, वाई का मतलब होता है क्यों, तो ये एक प्रश्न पूछ लिया गया। व्हेन, व्हेन का मतलब होता है कब, उसमें भी WH आ गया स्टार्टिंग में। वेयर मतलब कहाँ, उसमें भी WH आ गया। तो ये सारे WH फैमिली के ग्रुप होते हैं, और इन ग्रुप में से अगर कोई भी वर्ड पर्टिकुलरली यूज किया जा रहा है सेंटेंस में तो वो WH फैमिली का प्रश्नवाचक वाक्य बन जाता है। ठीक है ना, और अगर उसमें नकारात्मकता भी है साथ में, यानी कि बाजार क्यों नहीं जाता है टाइप में आ जाता है, नहीं भी आ रहा है साथ में, तो फिर वो WH फैमिली का इंट्रोगेटिव नेगेटिव बन जाता है। कंपेरिजन के लिए आपके सामने वाक्य है, अफर्मेटिव हो गया राम बाजार जाता है, नेगेटिव हो गया राम बाजार नहीं जाता है, इंट्रोगेटिव क्या राम बाजार जाता है, और इंट्रोगेटिव नेगेटिव क्या राम बाजार नहीं जाता है। यहां तक तो नॉर्मल सेंटेंसेस थे। ये जो दो हैं ये इन्हीं दोनों में से, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव में से ही निकल के आए हैं। इनमें पहला है राम बाजार क्यों जाता है, यानी WH फैमिली का इंट्रोगेटिव, और दूसरा है राम बाजार क्यों नहीं जाता है, यानी WH फैमिली का ही इंट्रोगेटिव नेगेटिव। तो आई होप आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स उसके बाद हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा वाक्यों के भाग की, मतलब पार्ट ऑफ सेंटेंसेस। जब हम कोई वाक्य बनाते हैं तो हमें उसमें ये भी पता होना चाहिए टेंस बनाने से पहले, टेंस सीखने से पहले, कि वाक्यों में कौन कौन सी चीज़ें यूज होती हैं और किस ऑर्डर में यूज होती हैं। ठीक है, तो ये मैं आपको पहले समझा रहा हूँ कि पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस यानी कि वाक्यों के भाग, वाक्यों में क्या क्या चीज़ें यूज होती हैं। देखिए ये अफर्मेटिव वाक्य है। ठीक है, अभी हमने पीछे पढ़ा था अफर्मेटिव नेगेटिव वाक्यों के प्रकार, तो ये वाक्यों में अफर्मेटिव है और ये नेगेटिव है। मैंने दो वाक्यों के थ्रू, दो सेंटेंसेस के थ्रू आपको चीज़ें समझाने की कोशिश की। थोड़ा सा बोर्ड पर आप ध्यान दीजिएगा जिन चीज़ों पर मैं हाईलाइट करूंगा। देखिए सेंटेंस रखा है, पिछला ही वाक्य, सेम वाक्य को लेके हम पूरे टेंस में चलेंगे ताकि आपको कंपैरिजन इजी हो। बोले राम बाजार जाता है। ठीक है, अब इसमें आप देखिए इसका सेंटेंस बनेगा राम गोज टू मार्केट। ठीक है, आपको मैं बताऊंगा प्रेजेंट इंडेफिनिट का ये टेंस है, जब मैं रूल्स बताऊंगा तब आप बना पाओगे, लेकिन फिलहाल के लिए आप इतना समझो कि ये एक अफर्मेटिव सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट का, और ये उसका नेगेटिव सेंटेंस है। तो यहां पर बोला रहा है राम बाजार जाता है, राम गोज टू मार्केट। तो इसमें राम, किसी भी सेंटेंस में राम यानी कि जो करता है, जो काम कर रहा है, उसको हम कर्ता बोलते हैं और इंग्लिश में इसको सब्जेक्ट बोलते हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको डिनोट कर रखा है कि चाहे राम इंग्लिश या हिंदी दोनों में, उसको हम एरो से मैंने आपके लिए बना रखा है कि ये सब्जेक्ट है आपके लिए। ठीक है, इसी तरीके से आपका जो बाजार जाता है का बना है गोज टू मार्केट, तो इसमें ये जो वर्ड है गोज, ठीक है, ये जो गोज है, ये गोज में सिर्फ गो की अगर हम बात करें इस पोर्टिकल की, तो गो मैंने आपके लिए लिखा है, ये क्या है, वर्ब है। ठीक है, क्रिया है आपके लिए। और टू मार्केट कहाँ जाता है, मार्केट को जाता है, बाजार को जाता है। तो जो भी काम कर्ता के द्वारा यानी कि सब्जेक्ट के द्वारा किया जाता है, कार्य करने को तो क्रिया बोलते हैं, सब्जेक्ट जो काम कर रहा है, वो जो कार्य किया जा रहा है वो क्रिया हो गया, वर्ब हो गया, और जो भी काम उसके द्वारा किया जा रहा है उसको हम कर्म बोलते हैं यानी कि ऑब्जेक्ट बोलते हैं। तो एक वाक्य के बेसिकली मेन ये तीन भाग होते हैं। ठीक है, किसी भी सेंटेंस में ये तीन चीजें आती हैं, सब्जेक्ट, ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या मतलब वर्ब कह सकते हो आप, और ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये तो आएगा ही आएगा। लेकिन एक सेकंड केस और भी हो सकता है, जब आपका
सेंटेंस के अंदर आपका सब्जेक्ट, तो जैसे एक नेगेटिव का एग्जांपल देके मैंने आपको समझाया है, उसी का सेम, राम बाजार नहीं जाता है, ठीक है। तो राम डज नॉट गो टू मार्केट, राम बाजार नहीं जाता, ये सेंटेंस है राम डज नॉट गो टू मार्केट। तो इसमें आप देखिए राम तो हो गया आपका सब्जेक्ट, मैंने यहाँ हाईलाइट कर रखा है, राम आपका सब्जेक्ट हो गया जिसको हम कर्ता बोलते हैं हिंदी में, काम करने वाला, ठीक है, राम काम कर रहा है। और इसके बाद डज नॉट, तो ये जो डज नॉट में ये जो डज है ना, इसको हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं, इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया है ये, ठीक है। इसके बाद नॉट यानी कि नहीं, क्योंकि नकारात्मक वाक्य है, नहीं वर्ड यूज हो रहा है तो नकारात्मकता तो आएगी, नॉट आएगा। फिर है आपका गो यानी कि जाना, वर्ब क्रिया, तो मैंने आपको बताया था सब्जेक्ट तो आएगा ही आएगा, यानी कि कर्ता तो होगा ही, वर्ब भी होगी, ठीक है, और साथ में ऑब्जेक्ट भी होगा, तो ये तो होगा। बस इस सेंटेंस में नई चीज क्या आई है, इस सेंटेंस में नई चीज है कि हेल्पिंग वर्ब भी आ गई है, यानी कि डू और डज का यूज भी होगा, जिसमें कि डज जो है आपका यहाँ पर यूज होगा, जो कि एक हेल्पिंग वर्ब है, सहायक क्रिया है। सहायक क्रिया का काम क्या होता है, ये क्रिया की यानी कि वर्ब की हेल्प करती है, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है सहायक क्रिया, तो क्रिया की हेल्प करने वाली है ना। तो राम हो गया आपका सब्जेक्ट यानी कि कर्ता जो काम कर रहा है, डज हो गया हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया जो कि क्रिया की हेल्प करेगी, नॉट इसलिए आया क्योंकि नहीं है, और वर्ब जो है वो क्रिया हो गई। और टू मार्केट, राम बाजार नहीं जाता है, पर कहाँ नहीं जाता है, राम बाजार नहीं जाता है, राम नहीं जाता है बट कहाँ को नहीं जाता है, बाजार को नहीं जाता है, तो टू मार्केट लगेगा ऑब्जेक्ट, यानी जो भी काम राम के द्वारा किया जा रहा है, बाजार जाने का काम किया जा रहा है, वो ऑब्जेक्ट हो गया, कर्म हो गया। तो एक बात आप इसमें ध्यान से समझेंगे कि आपने एक चीज नोट किया होगा कि हमेशा, ठीक है, जो नॉट है वो देखिए आपने ध्यान से, नॉट जो है वो गो से यानी वर्ब से पहले आ रहा है। तो कभी भी आप नोट करेंगे कि जो नॉट होता है वो हमेशा वर्ब से पहले आएगा, कोई भी दुनिया का कोई भी टेंस हो, इस बात को आप नोट करके लिख लीजिए कहीं पे कि दुनिया का कोई भी सेंटेंस हो उसमें जो नॉट होगा, नेगेटिव में जब भी नॉट आएगा नेगेटिव सेंटेंस में, वो हमेशा वर्ब से पहले आएगा, ठीक है। तो एक सेंटेंस के बेसिकली ये 3 या 4 पार्ट होते हैं, एक आपका सब्जेक्ट हो गया, एक आपका हेल्पिंग वर्ब हो गई, एक आपका हेल्पिंग वर्ब के साथ साथ वर्ब हो गई, ठीक है, और ऑब्जेक्ट हो गया। अब आप बात करेंगे नॉट का, तो नॉट किसी में आता है किसी में नहीं भी आता है, तो वो इतना मैटर नहीं करता, वो आप अपने अकॉर्डिंग लगा लेना, और अगर नॉट आता है तो हमेशा वर्ब से पहले आएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो सब्जेक्ट हो गया, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब हो गई, ठीक है, नॉट हो गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या जो भी फॉर्म आप फर्स्ट सेकंड थर्ड अकॉर्डिंग टू सेंटेंस लगेगा वो लगा लेंगे, और देन आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा। यानी कि सबसे पहले कार्य करने वाला कर्ता आता है सब्जेक्ट में, ठीक है, सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहले की बात नहीं, वो तो सेंटेंस के ऊपर डिपेंड करता है कि सेंटेंस कौन सा बन रहा है। अगर आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आपका सब्जेक्ट सबसे पहले नहीं आएगा, लेकिन मैं आपको बस यहाँ पे ये बताना चाह रहा हूँ कि एक सेंटेंस में बेसिकली क्या क्या पार्ट्स यूज किए जाते हैं। एक सब्जेक्ट आता ही आता है, जरूर आएगा, हेल्पिंग वर्ब भी आती है, ठीक है, अगर आपका नेगेटिव सेंटेंसेस वगैरह आ रहे हैं तो हेल्पिंग वर्ब वगैरह भी आएगी, ठीक है, या अफर्मेटिव, इंट्रोगेटिव, अफर्मेटिव को छोड़ के बाकी सब में हेल्पिंग वर्ब आता है। तो आपका सब्जेक्ट हो गया, ठीक है, आपका एक तो सब्जेक्ट हो गया, एक आपकी हेल्पिंग वर्ब हो गई, एक आपकी वर्ब हो गई, और एक आपका ऑब्जेक्ट हो गया। जिसमें से अगर आप मेन में लेना चाहो तो सब्जेक्ट हमेशा आपको देखने को मिलेगा, वर्ब हमेशा देखने को मिलेगी, और ऑब्जेक्ट हमेशा देखने को मिलेगा। सब्जेक्ट क्या हो गया, जो काम कर रहा है उस सेंटेंस में, कर्ता जिसको बोलते हैं। वर्ब क्या हो गई, जो क्रिया है, ठीक है, और ऑब्जेक्ट यानी उस कर्ता के द्वारा जो मेन सब्जेक्ट है उसके द्वारा जो भी काम किया जा रहा है उसको ऑब्जेक्ट बोलते हैं। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलते हैं थोड़ा सा और आगे। तो स्टूडेंट्स अब हम बात करेंगे WH फैमिली की, ठीक है। आपको टेंस समझाने से पहले मैं जरूरी समझता हूँ कि WH फैमिली भी आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि बार बार यूज होने वाली सेंटेंसेस में, तो आपको WH फैमिली बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि WH फैमिली क्या होती है, उसका कैसे यूज करते हैं, और उनमें कौन कौन से वर्ड्स यूज होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बोला WH फैमिली इज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स स्टार्टिंग मेनली विद द WH, ठीक है, वर्ड WH से स्टार्ट होते हैं ये। तो WH फैमिली क्या होता है, एक ग्रुप है वर्ड्स का, ठीक है, जो कि स्टार्ट होते हैं वर्ड WH से। जैसे कि एग्जांपल के लिए वाई मतलब क्यों, तो क्यों में WH वर्ड यूज होता है, ठीक है, स्टार्टिंग में ही होता है मेनली, ज़्यादातर तो WH स्टार्टिंग में यूज हो जाता है, लेकिन एक आध ऐसे हैं जैसे कि आप कह सकते हो WH में आप व्हेन है, एक आध ऐसे हैं जिनमें WH बाद में भी यूज होता है, जैसे W बाद में है, एंड में है, और H पहले है। तो वाई मतलब क्यों हो गया, व्हेन मतलब कब हो गया, हाउ मतलब कैसे हो गया, साथ साथ आप चाहो तो नोट भी कर सकते हो। हु हो गया जिसका मतलब होता है कौन, वेयर मतलब कहाँ, हुम मतलब किसका, मतलब किनका, हुज मतलब किसका, ये होता है किसका, ये होता है किनका। अब देखिए किनका में एक से ज्यादा लोग भी हो सकते हैं, ठीक है, जैसे हम कह सकते हैं कि ये किनका सामान है, तो एक से ज्यादा लोग भी हो सकते हैं, या फिर हम किसी बड़े के लिए यूज करते हैं किनका का। जैसे मेरे से कोई एल्डर है, बड़ा है, तो मैं उनके लिए बोलूंगा ये किनका सामान है, क्या ये पिताजी का सामान है, ठीक है। तो इस तरीके से किनका यूज होता है, ठीक है। हुज हो जाता है किसका, अपने से छोटे अपने बराबर वालों के लिए यूज कर सकते हैं हुज, और ये सिंगुलर को शो करता है, यानी एक सिंगुलर नंबर के लिए यूज होता है कि किसका सामान है ये, ठीक है, हुज किसका सामान, विच कौन सा, ठीक है, एसेट्रा, ये सारे वर्ड्स इसमें यूज होते हैं WH फैमिली में। तो बेसिकली मैं आपको बताना चाहूंगा कि WH फैमिली जो होती है वो ग्रुप होती है वर्ड्स का जो कि स्टार्ट होते हैं WH से। एग्जांपल के लिए WH
वाई, वाई हो गया, वाई मतलब कौन, व्हेन हो गया, हाउ हो गया, ठीक है, व्हेन मतलब कब, हाउ कैसे, हु किसका, कौन, वेयर कहाँ पे, ठीक है, और हुम किनका, हुज किसका, विच किसका, ठीक है, ये सारी चीज़ें कहाँ पे, तो ये सारी चीज़ें हैं। राम बाजार क्यों जाते हैं, अब सेंटेंसेस में यूज़ करके मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसको ध्यान से देखिएगा। तो WH फैमिली में ये चीज़ें उठ के आगे आ जाती हैं। WH फैमिली में जो क्यों है ना वर्ड, क्यों, ठीक है, क्यों मतलब वाई, तो ये वाई उठ के आगे आ जाता है सबसे पहले, ठीक है। और राम बाजार क्यों नहीं जाता है, अगर आता है तो भी WH फैमिली में क्यों अगर लगा है, कहाँ लगा है, कैसे लगा, ये सब लगते हैं WH फैमिली के वर्ड सबसे पहले आते हैं। बाकी मैं जब आपको रूल समझाऊंगा तो डिटेल में समझाऊंगा, फिलहाल आप इतना समझ लो कि WH फैमिली जब भी आएगी उसका वर्ड सबसे पहले स्टार्टिंग में सेंटेंस के पहले लगेगा टेंथ के अंदर, ठीक है। बाकी चीज़ें बाद में लगेंगी लेकिन वो पहले लगेगा। इसके बाद फिर आपका हेल्पिंग वर्ब लगता है, उस टेंस में जो भी हेल्पिंग वर्ब यूज होता है, चाहे डू यूज हो रहा है, डज यूज हो रहा है, इज एम आर यूज हो रहा है, वाज वर यूज हो रहा है, कुछ भी यूज हो रहा है वो इसके बाद लगेगा और फिर वहाँ से सब्जेक्ट वगैरह नॉट वगैरह स्टार्ट होता है, ठीक है ना। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा, इसको नोट डाउन करके अच्छी तरीके से रख लीजिए और अब चलते हैं थोड़ा और आगे। तो दोस्तों अब बात करते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस की। पहचान क्या है, इन वाक्यों के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे आदि शब्द, यानी बेसिकली आ होगा, ई होगी, ए होंगे आदि शब्द पाए जाते हैं। अब ये आ होगा, ई होगी, ए होंगे आदि शब्दों का मतलब क्या है, देखिए समझने की कोशिश कीजिए। जरूरी नहीं है कि हर बार सेंटेंस ऐसा आपको देखने को मिलेगा कि राम बाजार जा चुका होगा। कई बार होगा कि राम ने खाया होगा, राम सोया होगा, राम सो चुका होगा, ठीक है, इस तरीके के सेंटेंसेस होंगे, ठीक है। तो खा लिया होगा, पी लिया होगा, सो लिया होगा, ये सेंटेंसेस भी आ सकते हैं। तो उसमें भी लास्ट में आ है, ई है, ओ है, मतलब आ होगा, ई होगी, ए होगा आदि चीज़ें आएंगी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ सेंटेंस लिखूँ राम बाजार जा लिया होगा, तो लिया हो में भी तो आ रहा है, चुका होगा आना जरूरी है, लिया होगा लास्ट में आ होगा आना जरूरी है। सीता सो चुकी होगी, तो चुकी होगी में अगर ऐसे चुकी कर दें तो ई होगी आ रहा है ना। तो बेसिकली मेन मोटो ये नहीं है कि चुका होगा, चुकी होगी या चुके होंगे आदि शब्द होंगे, मेन ये है कि आ होगा, ई होगी, ए होंगे आदि शब्द यहाँ पर लास्ट में मिल सकते हैं, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मैटर करता है कि क्या है, ठीक है ना। तो फिलहाल तो यहाँ मैंने आपको एग्जांपल राम बाजार जा चुका होगा के सेंटेंस के थ्रू ही दिया है, क्योंकि हम इसी एक सेंटेंस को, अगर आपने टेंस की मेरी पूरी सीरीज देखी होगी तो इसी एक सेंटेंस को लेके हम चल रहे हैं और इसी सेंटेंस के सीरीज के आधार पर हम चीज़ों को कंपेरिजन करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो पहला सेंटेंस हमारा, मैंने एरो से इशारा कर रखा है कि राम बाजार जा चुका होगा। इस सेंटेंस को मैंने आपके लिए यहाँ बना रखा है, अफर्मेटिव है ये, ध्यान दीजिएगा, राम विल हैव गॉन मार्केट। तो सबसे पहले तो आपको विल और शैल का यूज समझना चाहिए, मैंने पिछली वीडियोस में भी बताया था लेकिन फिर से एक बार आपको बता देता हूँ। देखिए नॉर्मल अगर सिचुएशन है तो आई और वी के साथ विल का यूज होगा, ठीक है। हैव तो इसलिए लग रहा है क्योंकि ये परफेक्ट टेंस है, नहीं तो विल का बेसिकली यूज क्या है, विल और शैल को आप बेसिकली समझिए। हैव तो इसलिए लग रहा है क्योंकि यहाँ पे परफेक्ट टेंस है, ठीक है ना, ये फ्यूचर का परफेक्ट टेंस है इसलिए यहाँ पे हैव का यूज हो रहा है विल और शैल के साथ, ठीक है। तो आई और वी के साथ विल का यूज होता है, बाकी सबके साथ अदर्स के साथ शैल का यूज होता है। तो क्वेश्चन पुट होता है सर बाकी अदर्स में है क्या, बाकी अदर्स में ही, सी, इट और भी जितने भी प्रोनाउंस हैं उनकी बात हो रही है यहाँ पे, उनके साथ आपका अदर्स कहलाएगा वो, उनके साथ आपका बाकी चीज़ें यूज होंगी, लाइक सेल यूज होगा। लेकिन आई और वी के साथ जो है आपका वो विल का यूज होगा। नॉर्मल सिचुएशन जब केस नॉर्मल होगा, ध्यान दीजिएगा। लेकिन अगर एब नॉर्मल केस हो, अब क्वेश्चन पुट होता सर एब नॉर्मल केस का क्या मतलब है। एब नॉर्मल केस का मतलब कि अगर कहीं वादा किया गया है, घृणा की भावना है, प्यार है या फिर नफरत है या फिर गुस्सा दिखाया जा रहा है या जान से मारने की धमकी है, कुछ ऐसा एबनॉर्मल सिचुएशन है, ठीक है, जहाँ भावनाएं व्यक्त हो रही हैं, तो उस सिचुएशन में ये क्रॉस हो जाता है। यानी आई वी के साथ जो है वो शैल का यूज होगा और बाकियों के साथ आपका विल का यूज होगा। बाकियों का साथ मतलब किसी का नाम भी हो सकता है, और यही रीजन है कि राम के साथ यहाँ पे विल का यूज हो रहा है। समझ पा रहे हैं आप क्या बोल रहा हूँ मैं। राम अदर्स में आ गया ना, तो राम बाजार जा चुका होगा, पास्ट फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस होने की वजह से यहाँ पे राम विल हैव गॉन मार्केट ये सेंटेंस बना है। विल क्यों लगा मैंने अभी आपको बताया, राम अदर्स में काउंट हो रहा है, नॉर्मल सिचुएशन है, तो नॉर्मल सिचुएशन में अदर्स के साथ जो है वो किसका यूज होता है, विल का यूज होगा, ठीक है। नॉर्मल सिचुएशन में अदर्स के साथ आपका विल का यूज होगा, ठीक है। आई और वी के साथ शैल का यूज होता है, बाकी सबके साथ विल का यूज होता है नॉर्मल सिचुएशन से। अब नॉर्मल सिचुएशन में बदल जाता है, नॉर्मल सिचुएशन में आई और वी के साथ शैल का यूज होगा और बाकी सबके साथ विल का यूज होता है, ठीक है, ध्यान देंगे। तो ये नॉर्मल सिचुएशन का है, ये जो क्रॉस मैंने मारा हुआ है नॉर्मल सिचुएशन का है। और एब नॉर्मल सिचुएशन में जो मैंने आपके सामने लिखा हुआ था वो इसका सिचुएशन था, मैंने थोड़ा सा यहाँ पे गलत लिख दिया, इसको आप करेक्ट कर लेना। नॉर्मल सिचुएशन में आई और वी के साथ शैल का यूज होगा और बाकी सबके साथ अदर्स के साथ जो है वो विल का यूज होगा नॉर्मल सिचुएशन में। और एब नॉर्मल सिचुएशन में पलट जाते हैं, एब नॉर्मल सिचुएशन में आई और वी के साथ जो है वो विल का यूज होगा,
ठीक है, बाकी सबके साथ शैल का यूज होगा। तो मैंने यहाँ पे वो सिचुएशन लिख दिया, ठीक है। अदर्स के साथ यहाँ पे किसका यूज होना चाहिए था, विल का यूज होना चाहिए था, नॉर्मल सिचुएशन होती है, इसलिए अदर्स में विल का यूज हो रहा है, ठीक है। तो राम विल हैव गॉन मार्केट, ये सेंटेंस बना है आपका। सब्जेक्ट आया सबसे पहले, रूल ये बोलता है सबसे पहले सब्जेक्ट आना चाहिए, तो हमने सब्जेक्ट लिख दिया। फिर विल और शैल, तो उसमें से विल आएगा। फिर हैव, तो हैव आ गया, ठीक है। जितने भी परफेक्ट हैं, चाहे वो फ्यूचर का हो, प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो, सबके साथ परफेक्ट में आपका आपने देखा होगा हैज, हैव, हैड, ये सब लगता ही है, ठीक है। और वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म लगी, जितने भी परफेक्ट है सब में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे वर्ब जो है गो है, तो उसकी थर्ड फॉर्म गॉन लगी है, ठीक है। और सिर्फ इकलौता पास्ट इंडेफिनिट एक ऐसा टेंस होता है जिसमें वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगती है इंडेफिनिट में, वो भी अफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर। बाकी सब में वर्ब की या तो थर्ड फॉर्म लगती है या तो फर्स्ट फॉर्म लगती है, ठीक है ना। ध्यान रखेंगे इस बात को भी कि सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव एक ऐसा टेंस है, एक ऐसा सेंटेंस है जिसमें आपका वर्ब का सेकंड फॉर्म लगता है। बाकी पूरे टेंस में कहीं पे भी वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज नहीं होती, हर जगह या तो फर्स्ट फॉर्म यूज होती है, वो बात अलग है कि उसके साथ आईएनजी वगैरह लग सकता है, और नहीं तो फिर थर्ड फॉर्म यूज होती है। तो जितने भी परफेक्ट है ना, सब में आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म देखने को मिलेगी, चाहे फ्यूचर का परफेक्ट है, पास्ट का परफेक्ट है या प्रेजेंट का परफेक्ट है। तो यहाँ फ्यूचर का परफेक्ट होने के बाद भी वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो हमने गॉन लगाया है ना, क्योंकि गो की थर्ड फॉर्म गॉन ही होगी, और ऑब्जेक्ट लगता है तो मार्केट लगा दिया। तो बेसिकली सेंटेंस ये बना कि राम बाजार जा चुका होगा, ठीक है। तो उसका बना है राम विल हैव गॉन मार्केट, ठीक है। तो सब्जेक्ट आ गया राम, फिर उसके बाद विल या शैल में से आपका विल आ गया, फिर हैव, तो इसलिए हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म इसलिए गॉन, और ऑब्जेक्ट इसलिए, ठीक है, मार्केट आ गया। तो राम बाजार नहीं जा चुका होगा। अच्छा, एक खास बात और यहाँ पे मैं याद कराऊंगा, पिछली भी टेंसेस में बताया, बस फिर एक बार बता रहा हूँ। यहाँ पर आपने देखा गॉन के बाद टू नहीं लगा है, तो ये बात ध्यान रखिए, जहाँ भी वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है उसके बाद टू नहीं आता। टू हमेशा फर्स्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ ही आता है, ठीक है। वर्ब की फॉर्म तो आपने पढ़ी होगी ना, फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म, जैसे गो, वेंट, गॉन, थर्ड फॉर्म हो गई आपकी गॉन जो है वो जाना की, है ना। तो इसलिए यहाँ पे टू कभी नहीं लगेगा थर्ड फॉर्म के बाद, हमेशा फर्स्ट और सेकंड फॉर्म के साथ लगेगा। तो सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस में हैव प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट। फिर आपका नेगेटिव आ गया नकारात्मक, है ना। तो राम बाजार नहीं जा चुका, इस नहीं की वजह से इसको नेगेटिव कहा जा रहा है, नकारात्मक वाक्य। तो राम बाजार नहीं जा चुका होगा, तो आ गया राम विल नॉट हैव गॉन मार्केट। थोड़ा सा ध्यान देंगे, यहाँ पर विल और हैव के बीच में नॉट लग रहा है, जबकि मैंने अभी तक जितने भी सेंटेंसेस आपको बताएं ज़्यादातर में हमेशा वर्ब यानी कि जो वर्ब है यानी क्रिया है उससे पहले नॉट आता था। बट कुछ एक गिने चुने सेंटेंसेस हैं जिसमें आपका बीच में ये आपका वर्ब के पहले जस्ट यानी हेल्पिंग वर्ब भी होता है बीच में, उसके पहले नॉट आ जाता है। तो यहाँ ध्यान रखिएगा कि विल और हैव के बीच में नॉट आता है, बच्चे सबसे ज़्यादा यहाँ कंफ्यूज करते हैं, ठीक है ना। तो राम विल नॉट हैव गॉन मार्केट, ये बनेगा आपका। और इसमें सबसे पहले आपका सब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है। विल या शैल में से जो आना होगा, फिलहाल आपको पता है इस केस में यहाँ पे विल आया है क्योंकि राम अकेला था, ठीक है। राम के लिए विल लगेगा यहाँ पे, तो सब्जेक्ट प्लस विल, ठीक है। फिर नॉट, फिर ये रहा हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म ये रहा गॉन, और फिर ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। तो विल या शैल में से यहाँ पे विल लगेगा, तो ये आपका नेगेटिव बन गया। फिर हम बात करते हैं यहाँ पर इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। यहाँ मैंने आपके लिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाया हुआ है। क्या राम बाजार जा चुका होगा, ठीक है। विल राम हैव गॉन मार्केट, क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्या राम बाजार जा चुका होगा, विल राम हैव गॉन मार्केट। तो ये आ गया विल या शैल में से एक, ठीक है। यानी यहाँ पे विल आएगा राम के साथ, आपको पता ही क्यों आएगा, मैंने आपको बार बार बताया। नॉर्मल सिचुएशन में आई और वी के साथ शैल का यूज होता है और बाकी सबके साथ विल का यूज होता है। तो राम जो है वो अदर में आता है, इसलिए इसके साथ विल का यूज होगा नॉर्मल सिचुएशन में, ठीक है। तो यहाँ पे विल या शैल में से विल आ गया, फिर राम, फिर सब्जेक्ट यानी हैव, सब्जेक्ट सॉरी राम, और फिर आपका हैव आता है, तो ये हैव आ गया, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म गॉन, फिर ऑब्जेक्ट यानी मार्केट, और फिर क्वेश्चन मार्क तो आएगा क्योंकि प्रश्न पूछा जा रहा है क्या राम बाजार जा चुका होगा, क्वेश्चन मार्क, है ना। तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी आएगा। फिर अगला है इंट्रोगेटिव नेगेटिव, ठीक है। इंट्रोगेटिव तो हमने पढ़ लिया प्रश्नवाचक, अब हम बात करेंगे प्रश्नवाचक नकारात्मक इंट्रोगेटिव नेगेटिव की। तो इसमें बोला क्या राम बाजार नहीं जा चुका होगा, ठीक है। विल राम नॉट हैव गॉन मार्केट, ठीक है। तो विल और शैल में से एक आ जाएगा, तो विल आ गया, आप ध्यान से देखें यहाँ पे विल आ गया, ठीक है। विल और शैल में से एक आएगा, विल आ गया। सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर हैव, ठीक है ना। तो विल राम नॉट हैव, ठीक है। और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा आएगी, मैंने आपको बताया परफेक्ट में जितने भी परफेक्ट होंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म गॉन, और ऑब्जेक्ट आपका मार्केट हो गया। तो विल राम नॉट हैव गॉन मार्केट। और टू का यूज क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म लग रही है, इसलिए टू का यूज नहीं होगा कभी भी। टू का यूज हमेशा फर्स्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ ही होता है, ठीक है। ध्यान रखेंगे, क्या राम बाजार नहीं जा चुका होगा, विल राम नॉट हैव गॉन मार्केट, ठीक है। विल राम नॉट हैव गॉन मार्केट, ये बन गया। तो आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा पूरा रूल्स के साथ। ये जो हैश में मैंने आपको ये सर्कल्स लगाए हुए ये सारे रूल्स हैं, तो जितने भी यहाँ पर हैश लगे हुए हैं इनको आप सर्कल के साथ वाला ध्यान से नोट कर लीजिएगा, ताकि आपको चीज़ें समझ में आए कि रूल कहाँ से उतारना है। वीडियो को पॉज करके रूल्स को भी नोट कर लीजिएगा। एक खास बात, आप
कि WH फैमिली का इंट्रोगेटिव और WH फैमिली का इंट्रोगेटिव नेगेटिव भी हमें सीखना है। तो देखिए WH फैमिली का इंट्रोगेटिव सीखने के लिए आपको करना कुछ नहीं है, ट्रिक समझिए, ठीक है। सारे ही सेंटेंसेस में, सारे ही टेंसेस में बताया, फिर से बता दे रहा हूँ। जो इंट्रोगेटिव है उसके जस्ट आगे WH फैमिली का कीवर्ड लगा दीजिए। WH फैमिली कैसे बनेगी? राम बाजार क्यों जा रहा है, क्यों जा चुका होगा, ठीक है, इस तरीके का बनेगा। राम बाजार क्यों जा चुका होगा, तो बस वो जो क्यों वर्ड आया है, या राम बाजार कब जा चुका होगा, ऐसा कुछ आता है, तो जो भी वर्ड आ रहा है, चाहे क्यों या कब, व्हेन या वाई, जो भी आ रहा है वो इसके आगे लगा दो, विल के आगे, और ये बन जाएगा WH फैमिली का इंट्रोगेटिव। तो यानी इंट्रोगेटिव के आगे WH फैमिली का कीवर्ड लगा दोगे तो WH फैमिली का इंट्रोगेटिव, ठीक है, बन जाएगा। तो व्हेन विल राम हैव गॉन मार्केट, ये बन गया WH फैमिली का इंट्रोगेटिव, ठीक है। व्हेन विल राम हैव गॉन मार्केट, या वाई विल राम हैव गॉन मार्केट, राम बाजार क्यों जा चुका होगा, ठीक है ना। सिमिलरली आपका इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस जो है उसके आगे आप WH फैमिली का वर्ड लगा देंगे, ठीक है। तो ये बन जाएगा WH फैमिली का इंट्रोगेटिव नेगेटिव। जैसे इसके आगे अगर हम लगा दें वाई, यहाँ पे मैं लगा दूं WH फैमिली का वर्ड कि वाई विल राम नॉट हैव गॉन मार्केट, तो ये बन जाएगा राम बाजार क्यों नहीं जा चुका होगा, ठीक है। व्हेन विल राम या वाई विल राम नॉट हैव गॉन मार्केट, तो राम बाजार क्यों नहीं जा चुका होगा, या अगर व्हेन लगाते हो तो राम बाजार कब नहीं जा चुका होगा, ठीक है। तो बस ट्रिक ये है कि WH फैमिली का इंट्रोगेटिव बनाने के लिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस के आगे WH फैमिली का वर्ड लगा दो, ठीक है। और इंट्रोगेटिव नेगेटिव अगर आपको बनाना है WH फैमिली का, तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव जो सिंपल है उसके आगे WH फैमिली का वर्ड लगा लो, तो WH फैमिली का इंट्रोगेटिव नेगेटिव बन जाएगा, चाहे कोई भी टेंस हो। फिलहाल तो मैंने इसका एग्जांपल दिया है। तो ये सारा कुछ आई होप आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिएगा स्टूडेंट्स, और अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड डे, बाय।